Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेलकम एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं स्पीड टेस्ट 40B। एसएससी एग्जाम से जो आपका स्पीड टेस्ट आपका इस बार फ्रेम हुआ था 40B, आज हम उस पर डिस्कशन करने वाले हैं। बेसिकली आज के सेशन में हम लोग इंग्लिश के सेक्शन पे बात करने वाले हैं और इंग्लिश का जो सेक्शन आपको इस स्पीड टेस्ट में मिल रहा है क्वेश्चन नंबर 76 से क्वेश्चन नंबर 100 तक का। बेसिकली हम इस कंप्लीट सेक्शन पे बात करने वाले हैं, मींस क्वेश्चन नंबर 76 से क्वेश्चन नंबर 100 तक के क्वेश्चंस पे हम आज के सेशन में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आइए शुरुआत कर देते हैं आज की इस जर्नी की और देखते हैं आज का ये सेशन हमारी नॉलेज में क्या एड ऑन करने वाला है। सबसे पहले एक पॉइंट दिमाग में रखिए, कॉपी और पेन निकाल लीजिए, क्योंकि काफी नए नए कॉन्सेप्ट्स और काफी नए नए वर्ड्स आपको इस सेशन के थ्रू मिलने वाले हैं। ठीक है, कोई भी नया वर्ड या नया कॉन्सेप्ट आपको दिखे उसे तुरंत राइट डाउन कर लीजिए, क्योंकि वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट या वर्ड अपकमिंग एग्जाम के लिए कहीं ना कहीं मोस्ट एक्सपेक्टेड बनने वाला है। सबसे पहले जो क्वेश्चंस आपको इस स्पीड टेस्ट में मिल रहे हैं रीअरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब यहाँ पे एक ओल्ड महिला की बात हो रही है, हरभजन की। तो उन्होंने एक बिजनेस शुरू किया था इस रिग्रेशन के साथ कि मैंने कभी लाइफ में खुद अर्न कुछ भी नहीं किया। उसके बाद उन्होंने एक बिजनेस शुरू किया, बेसन की बर्फी। वो बेसन की बर्फी बनाती थी और उसको सेल आउट करती थी। वो उनका स्पेशल डिश था घर के अंदर, उसी को उन्होंने सेल करना शुरू किया और अच्छा खासा एक अंपायर खड़ा कर दिया, एक बड़ा सा बिजनेस खड़ा कर दिया। कुछ ऐसा बात हो रही है यहाँ पे। अगर हम इंट्रोडक्टरी पार्ट की बात करें, यहाँ पे सबसे पहले हमें उस स्टेटमेंट को देखना है जो इंट्रोड्यूस करे क्लॉज को। अगर मैं इंट्रोडक्टरी पार्ट की यहाँ पे बात करूं तो हम डी से शुरुआत कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, It all started in 2016 when 94-year-old Harbhajan's daughter asked her if she had any regrets in life, to which she expressed that she never earned a penny for herself. अब देखो, ये सब शुरुआत, इस सब की शुरुआत हुई कब? 2016 में, जब हरभजन की जो डॉटर थी उन्होंने उनसे पूछा कि क्या उनके पास उनको कोई रिग्रेट है अपनी लाइफ में। तो उनका जवाब क्या था, उसके ऊपर उन्होंने जवाब क्या दिया? शी एक्सप्रेस्ड दैट शी नेवर अर्नड अ पेनी फॉर हरसेल्फ। मतलब उन्होंने आज तक खुद के लिए 1 रुपया भी नहीं कमाया। कुछ ऐसी बात हो रही है। तो डी से हमने शुरुआत कर दी अगर, तो ऑप्शन बी और डी तो एलिमिनेट हो गए। देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एलिमिनेशन। अगर आप रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपको ध्यान देना है एलिमिनेशन। अगर आपने ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया तो नो डाउट आप अपने करेक्ट आंसर तक आसानी से पहुंच जाएंगे। अब देखिए, 2 चॉइस है हमारे पास, ए वाली और सी वाला ऑप्शन। अगर डी के बाद आपको बी मिल रहा है तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और डी के बाद अगर आपको सी मिल रहा है तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मतलब आपके पास सीधी सीधी चॉइस है। उसके बाद आप अरेंज करना चाहें दैट इज वेल एंड गुड, लेकिन कोई खास जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने आंसर तक पहुंच चुके होंगे। हाँ, आपको करना क्या है, आपको अपने अकॉर्डिंग देखना तो है ही है लास्ट में कि आपका स्ट्रक्चर करेक्ट है या रॉन्ग है। अब डी के बाद अगर हम ए पे जाए, सून द आइडिया टुक इट्स फाइनल शेप। अभी किसी तरह के आइडिया की बात ही नहीं हुई, अभी किसी तरह के आइडिया की बात ही नहीं हुई है, तो ए वाला ऑप्शन डी के बाद नहीं हो सकता। वैसे डी के बाद ए कुछ था भी नहीं। दैट व्हेन रवीना सजेस्टेड दैट शी शुड स्टार्ट सेलिंग हर सिग्नेचर बेसन की बर्फी। ए, soon the idea took its final shape and she started selling burfis under the brand name Harbhajan's and the tagline, "You will remember your childhood." Today, Harbhajan Kaur is truly living by these words as she now sells tasty burfi and makes good money.
सीधे सीधे आप स्ट्रक्चर को डी के बाद बी से आपने रिलेट किया, दैट्स व्हेन, अब उस टाइम पे रवीना ने उसे सजेस्ट क्या किया, जो उनकी डॉटर थी हरभजन की, दैट शी शुड स्टार्ट सेलिंग हर सिग्नेचर बेसन की बर्फी। उनको शुरुआत करनी चाहिए किस चीज की, अपनी जो सिग्नेचर है, उनकी जो स्पेशलिटी है बेसन की बर्फी। जैसे उनकी डॉटर है तो उनको पता है कि मेरी मदर जो है बेसन की बर्फी अच्छी बनाती है, ठीक है, तो ये आपको सेल करना चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला, रवीना जो उनकी डॉटर थी। थर्ड, soon the idea took its final shape and she started selling burfies, बर्फिट्स, यहाँ पे बर्फीज हो जाएगा, बर्फीज अंडर द ब्रांड नेम हरभजन and the tagline Harbhajan's and the tagline was you will remember your childhood, जिसकी टैगलाइन क्या थी, you will remember your childhood। फोर्थ पे फिर चले गए हम लोग सी पे। टुडे, आज, Harbhajan Kaur is truly living by these words as she now sells tasty burfis and makes good money। आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट वुड बी DBAC, फर्स्ट पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। अगर आप इसे अरेंज कर रहे हैं तो आप 100% करेक्ट। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 77। अब यहां से अगर हम देखें, आइंस्टाइन की बात हो रही है यहाँ पे। देखो, जितने भी साइंटिस्ट्स हैं उन्होंने क्या किया कि जो ट्रेडिशनल मेथड है, फॉर्मल एजुकेशन की जो हम बात करते हैं, उसका कहीं ना कहीं अपोज किया। जैसे विवेकानंद जी का भी कहना था, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ चाइल्ड्स इंटरेस्टिंग वैल्यूज। तो एजुकेशन क्या है, एक्चुअल में मैनिफेस्टेशन है, चाइल्ड की जो इंटरेस्टिंग वैल्यूज हैं उनको मैनिफेस्ट करने का एक तरीका है, उनका मैनिफेस्टेशन है। सेम कंडीशन सभी का रहा है, लाइक सभी का ये मानना रहा है कि भाई एजुकेशन का मेन गोल ये नहीं है कि बहुत सारा बर्डन डाल देना चाइल्ड पे, या फिर कुछ बर्डन डाल के किसी को सिखाना। एजुकेशन का मेन गोल ये है कि बच्चा जो चाहता है लाइफ में करना, जिस फील्ड में उसका इंटरेस्ट है, उस फील्ड में उसकी अप्रोप्रिएट सपोर्ट करना, हेल्प करना, जिससे वो उस फील्ड में आगे बढ़ सके, दैट्स इट। तो अब यहां से अगर हम देखें फर्स्ट स्टेटमेंट की, अगर हम यहां पे बात करें तो फर्स्ट तो हमारा सीधे सीधे इंट्रोडक्टरी क्लॉज हो गया। आइंस्टाइन हैड अ डीप डिस्टेस्ट for enforced learning and was known to skip many of his college lectures। आइंस्टीन जो थे, अल्बर्ट आइंस्टीन की ही बात हो रही है, वो कहीं ना कहीं इन्फोर्स्ड जो लर्निंग थी उसके फेवर में नहीं थे, उससे उनको हेट था, और अपने कॉलेज लेक्चर्स को छोड़ने के लिए, कई कॉलेज लेक्चर्स को छोड़ने के लिए वो जाने जाते हैं, ठीक है। ए के बाद जैसे ही आप ए पे गए, ए से आपने शुरुआत की, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी ये तो आपका एलिमिनेट हो गया। अब इन्हीं की बात आगे अगर हम करें तो डी में ही कर सकते हैं। ही ऑफन फेल्ट दैट फॉर्मल एजुकेशन इंटरफियर्ड विद हिज नेचुरल डिजायर टू लर्न एंड एक्सप्लोर। उनका ये मानना था, आइंस्टीन का ये मानना था कि जो फॉर्मल एजुकेशन है वो इंटरफियर कर रहा है उनके नेचुरल लर्निंग के प्रोसेस में, जो और उनके एक्सप्लोरेशन में वो एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह से वो इंटरफियर करने का काम कर रहा है। तो अगर ए के बाद डी पे जा रहे हैं हम, तो सीधे सीधे हमारा ऑप्शन तो आ गया आंसर सेकेंड पार्ट, ठीक है, ए के बाद डी, उसके बाद बी पे गए। आइंस्टीन वाज आल्सो सीवियरली क्रिटिकल ऑफ एग्जाम बेस्ड एजुकेशन सिस्टम। मतलब वो कहीं ना कहीं एग्जाम बेस्ड एजुकेशन सिस्टम के भी कहीं ना कहीं खिलाफ ही थे। अब थर्ड हो गया लास्ट में, द ग्रेट फिजिसिस्ट गैलीलियो टू सैड। गैलीलियो ने भी यही कहा, यू कैन नॉट टीच एनीबडी एनीथिंग, you can only help them discover it within themselves। मतलब आप किसी को कुछ पढ़ा नहीं सकते,
आपको उनमें ये डिस्कवर करना पड़ेगा। मीन्स बेसिकली जो बच्चा जिस फील्ड में बढ़ रहा है, जिस फील्ड में उसका इंटरेस्ट है, अगर उसी से रिलेटेड उसको एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी तभी वो लाइफ में आगे तक जाने वाला है। कुछ ऐसी बातें हो रही हैं यहाँ पे। चल, तो आंसर आपका सेकंड पार्ट जाएगा, और बिल्कुल ये सही बात भी है, ये बिल्कुल 100% करेक्ट बात है कि अगर किसी को लाइफ में आगे बढ़ना है तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि वो करे जिसमें उसका इंटरेस्ट है। आज की डेट में आप जितने भी सक्सेसफुल लोग देख रहे हैं, ये सच बात है, जितने भी सक्सेसफुल लोग देख रहे हैं उनके पीछे, उनके सक्सेसफुल होने का सबसे बड़ा रीजन यही है कहीं ना कहीं कि वो काम कर रहे हैं जो उनका पैशन है, वो काम कर रहे हैं जो करना वो इंजॉय करते हैं। समझ गए ना? चल आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। देखो बेसिकली एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है। एक बार स्टेटमेंट को प्यार से देखना है और अपने अकॉर्डिंग बताना है क्या एरर है। एसएससी लेवल पे अगर हम देखें तो बहुत हाई लेवल एरर्स आपको देखने के लिए नहीं मिलती है। जैसे आप इस स्टेटमेंट को पढ़ते ही पढ़ते समझ जाएंगे कि किस पार्ट में एरर है। आई थिंक विराट कोहली विल रिमेन द कैप्टन ऑफ द इंडियन टीम इन अ ईयर 2020। जब ये बात बोली जा रही है तब ये फ्यूचर की बात रही होगी। इस एसटी में जो स्टेटमेंट दिया है ये कहीं ना कहीं किसी न्यूज आर्टिकल से ही लिया गया स्टेटमेंट। अब अगर हम देखें इन अ ईयर, जब आ लगा रहे हैं 2020, जब ईयर दिया ही हुआ है तो आ लगाने का कोई नीड ही नहीं बचा, ये सुपरफ्लुअस हो गया कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो। एंड द स्ट्रक्चर वुड बी आई थिंक विराट कोहली विल रिमेन द कैप्टन ऑफ इंडियन टीम इन ईयर 2020। तो अब यहां से अगर हम देखें इन अ ईयर, ये हमें किस पार्ट में मिल रहा है? सेकेंड पार्ट में मिल रहा है। ऑफ कोर्स हमारा आंसर भी यही सेकेंड पार्ट होने वाला है। आंसर वुड बी दिस पर्टिकुलर सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर, और जो भी ये पिक कर रहे हैं 100% करेक्ट है। वेरी गुड, वेल डन। आगे बढ़ जाते हैं। We can see much changes in government schools these days। अच्छा, अगर मैं चेंजेस की बात कर रहा हूं, बिल्कुल प्यार से स्टेटमेंट को देखो, समझो, ऑब्जर्व करो। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट चेंजेस, बदलावों की बात हो रही है, और अगर मैं बदलावों की बात कर रहा हूं तो ये प्लूरल काउंटेबल यूनिट क्या है भाई? प्लूरल काउंटेबल यूनिट है। यूनिट्स की बात हो रही है, चेंजेस, बदलावों की बात हो रही है। वी कैन सी मच चेंजेस, हमें मच को मैनी से रिप्लेस करना ही पड़ेगा अगर हमें करेक्ट स्ट्रक्चर तक जाना है। तो मच तो नहीं होगा ना, अनकाउंटेबल यूनिट तो है नहीं। सो वी कैन सी मैनी चेंजेस इन गवर्नमेंट स्कूल्स दीज डेज, मतलब आज के दिन हम गवर्नमेंट स्कूल्स में कई बदलाव देख सकते हैं, कुछ ऐसा। अब यहाँ पे मच चेंजेस आपको मिल रहा है थर्ड ऑप्शन में। थर्ड ऑप्शन में आपको मच चेंजेस मिल रहा है, जो हमारा 100% करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन आखिर हमसे क्या कहना चाहता है। सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। अब आपको इसका इनडायरेक्ट बताना है। स्टेटमेंट किस में है? डायरेक्ट स्पीच में है। आपको इसका इनडायरेक्ट फॉर्म बताना है। इनडायरेक्ट स्ट्रक्चर क्या होगा आपका? रमा सेड टू मी, रमा ने मुझसे कहा। क्या कहा भाई रमा ने मुझसे? रमा ने मुझसे कहा आई नीड योर हेल्प फॉर माई न्यू असाइनमेंट, मतलब मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। किस चीज के लिए? मेरे नए असाइनमेंट के लिए। अब देखो, सबसे पहली चीज, सैड टू को हमें किस में बदलना पड़ेगा? टोल्ड में बदलना पड़ेगा। तो जो ये सेज वाले ऑप्शन है, सैड टू वाले ऑप्शन है, सिर्फ सैड वाला ऑप्शन है, ये तीनों स्टेटमेंट एलिमिनेट हो गया।
देखो हमने बेसिकली एक पॉइंट को देखा, सिर्फ ज्यादा मेहनत की ही नहीं, और एग्जाम में भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी, इन टाइम चीजों को देखना है ना। ये जरूरी थोड़ा ना आप करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। एग्जाम में आपको इन टाइम चीजों को करना है, सेकंड्स में कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस। आंसर डी पार्ट आ चुका है और 100% करेक्ट भी होगा, क्योंकि यहाँ सेज मिल रहा है, यहाँ सेड टू मिल रहा है, यहाँ पे सेड मिल रहा है, सेड टू को टोल्ड में बदलना है हमें। अब रमा टोल्ड मी, रमा ने मुझसे कहा दैट, अगला पॉइंट देखने का क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आई नीड योर हेल्प फॉर माई न्यू असाइनमेंट। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम किस में बदलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में, अगर रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट में। ठीक है, सो Rama told me that she needed my help for her new assignment. She needed my help for her new assignment. आंसर आपका डी पार्ट जाने वाला है, फोर्थ पार्ट आपका 100% करेक्ट आंसर होगा। और अगर आप डी पार्ट पिक कर रहे हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं। वेरी गुड, वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, माय मदर is watching a new serial about the life of Dr. अंबेडकर। अच्छा, ध्यान से समझना है इस स्ट्रक्चर को, ये आपको करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, आपको ये स्टेटमेंट बेसिकली एक्टिव वॉइस में है। ये स्टेटमेंट किस में, एक्टिव वॉइस में। अब आपको बताना है इसका पैसिव वॉइस, इस स्टेटमेंट का बेसिकली पैसिव वॉइस क्या होने वाला है, आपको ये बताना है। देखो, सबसे पहली चीज, जब हम एक्टिव से पैसिव में जाते हैं तो हमें एक चीज याद रखनी है कि टेंस चेंज नहीं होता, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता है। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है तो रिपोर्टेड जो स्पीच जाता है, इन्वर्टेड कॉमा का पार्ट जो रहता है वो भी पास्ट में चला जाता है। लेकिन एक्टिव पैसिव में ऐसा नहीं होता है। एक्टिव पैसिव में आपका टेंस चेंज नहीं होता। ठीक है, टेंस एज इट इज रहता है, सेम टेंस में रहता है। अब न्यू सीरियल अबाउट द लाइफ ऑफ, न्यू सीरियल अबाउट द लाइफ ऑफ डॉक्टर अंबेडकर, यही सब्जेक्ट बनेगा कहीं ना कहीं, वही तो वॉच कर रही है मदर। तो इसके साथ हम इज बीइंग का यूज करेंगे प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। भाई कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो चाहे वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म को रिप्लेस करते हैं इज एम आर के साथ बीइंग का यूज करके प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर जा रहा होता है। तो स्ट्रक्चर क्या गया हमारा, अ न्यू सीरियल अबाउट द लाइफ ऑफ डॉक्टर अंबेडकर इज बीइंग वॉच्ड बाय माय मदर। आंसर आपका क्या जाने वाला है, आंसर आपका जाने वाला है फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर, और अगर आप फर्स्ट पार्ट पिक कर रहे हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट है। वेरी गुड, वेल डन। आगे बढ़ जाते हैं। गेट समथिंग ऑफ योर चेस्ट। अब ये एक ईडियम है आपके सामने, आपको क्या बताना है, इस ईडियम का मीनिंग बताना है क्या होगा। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, इसको हिंदी में अगर बोले तो दिल का बोझ कम कर देना, कुछ ऐसे ऐसे आप इसे रिलेट कर सकते हैं। तो अब यहां से अगर हम देखें, गेट समथिंग ऑफ योर चेस्ट, रिमूव समथिंग फ्रॉम यू एज इट इज ट्रबलिंग यू अ लॉट। नो, हैव डिफिकल्टी इन डूइंग समथिंग दैट इज क्वाइट इजी। नो, एक्सप्रेस समथिंग दैट हैज बीन वरिंग यू एंड यू वांट टू से। बिल्कुल यही आंसर होगा कि कुछ चीज ऐसी है जो आप कहना चाहते हैं और कह नहीं पा रहे थे, तो आपने जब कह दिया, बोल दिया, तो आपका दिल हल्का हो गया। गेट समथिंग ऑफ योर चेस्ट, कुछ ऐसा ही हमारा स्ट्रक्चर जाने वाला है। आंसर हमारा थर्ड पार्ट जाने वाला है, और अगर आप थर्ड पार्ट पिक कर रहे हैं तो नो डाउट आपका आंसर 100% करेक्ट है। अब टेल पीपल some good news that you know and you want to share. No, इसका भी कोई चांस नहीं है, आंसर थर्ड पार्ट जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, प्लेन एज डे, प्यारा सा क्वेश्चन है। प्लेन एज डे, प्लेन एज डे का मतलब होता है स्पष्ट, क्लियर, कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। वेरी ऑब्वियस एंड इजी टू अंडरस्टैंड, बहुत ही प्यारा आइडियम है, अपकमिंग एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं, ध्यान रखिए इस चीज को। प्लेन एज डे का मीनिंग क्या होता है? वेरी ऑब्वियस एंड इजी टू अंडरस्टैंड, कुछ भी ऐसा जो बिल्कुल ऑब्वियस है, स्पष्ट है और जिसे समझना आसान है, दैट इज कॉल्ड प्लेन एज डे। अब वेरी सिंपल एंड इजी टू डू, नो। विजिबल ओनली इन ब्रॉड डे लाइट, नो। वेरी इंटरेस्टिंग टू नो, नो। मतलब जो भी चीज ऑब्वियस है, स्पष्ट है, आसानी से समझी जा सकती है, जैसे इस ईडीएम का मीनिंग ही है। साथ ही साथ जो स्पीड टेस्ट चल रहा है, स्पीड टेस्ट के ये क्वेश्चंस कैसे हैं? प्लेन एज डे है ना। ये सब कराए आपको किस लिए जा रहा है? जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े स्पीड टेस्ट के क्वेश्चंस को लेके एंड सो ऑन। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। Select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no improvement. अच्छा, अब यहां से अगर हम देखें, after walking a few steps in the forest, our guide sensing some sort of movement in the foliage behind us. अब यहाँ पे कुछ स्टेप्स के बाद, कुछ स्टेप्स फॉरेस्ट में वॉक करने के बाद हमारे जो गाइड हैं उन्होंने क्या किया? सेंस किया, उन्होंने महसूस किया सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट, उन्होंने कुछ मूवमेंट कहीं ना कहीं सेंस किया, महसूस किया। इन दी फॉलेज मीन्स वैसे पर्ण समूह होता है, जो हरी भरे जो मैदान है या हरी भरे जो एरिया है, पत्तों के पीछे से उन्होंने क्या कुछ आवाज सी महसूस की, उन्हें ऐसा लगा कि भाई कोई एनिमल है, कोई जानवर है। तो इट शुड बी सेंस्ड, नॉट सेंसिंग, इट शुड बी सेंस्ड। उन्होंने सेंस किया ना, तो आपका जो एक्चुअल आंसर यहां से जाने वाला है दैट वुड बी सेकेंड पार्ट। और अगर आप सेकेंड पार्ट पिक कर रहे हैं तो आप 100% करेक्ट है, आपका आंसर 100% करेक्ट जा रहा है। वेरी। अब हैज बीन, हैड बीन, सेंसेस, हैड बीन के साथ सेंसेस आ ही नहीं सकता, वॉज सेंस, नो, पैसिव स्ट्रक्चर नहीं है, आंसर आपका सेकेंड पार्ट जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। Select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no improvement. Again sentence improvement का ही question है। The new product will be arrive on supermarket shelves only next year. देखो will be के साथ में पहली चीज तो ये है, अगर ये पैसिव स्ट्रक्चर हो तो भाई विल बी अराइव्ड होना चाहिए, और अगर एक्टिव स्ट्रक्चर है तो विल बी अराइविंग होगा। यहां पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपके पास एक ही चॉइस है, इसे सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर में लेके जाओ। मतलब सिर्फ विल अराइव का जब आप यूज करेंगे तब ये करेक्ट होगा, बाकी विल बी अराइव ये स्ट्रक्चर रॉन्ग है, तो नो इंप्रूवमेंट का चांस नहीं है। विल अराइव्ड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ इन जनरल आपको ना ईडी फॉर्म मिलेगा, थर्ड फॉर्म मिलेगा, और ना ही आपको आईएनजी फॉर्म मिलेगा। ठीक है, अगर कॉन्टिन्यूअस है तो बी का यूज करेंगे तब आईएनजी मिलेगा। इस बेस पे अगर हम देखें तो हमारे पास चॉइस सिर्फ एक बच रही है, दैट इज थर्ड ऑप्शन। आंसर हमारा थर्ड ही करेक्ट होने वाला है, और इसके अलावा सारे गलत हो जाएंगे, और जो भी थर्ड पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर लग रहा है, सभी का आंसर करेक्ट है। आगे बढ़ जाते हैं। इट इज सैड
that children who learn to use their body, mind and emotions for their own well-being work and dash well-being work dash the well-being of others। मतलब ऐसा कहा जाता है कि जो बच्चे लर्न कर लेते हैं यूज करना किसको, अपनी बॉडी को, माइंड को, इमोशंस को अपने लिए, अपने अकॉर्डिंग, वर्क टूवर्ड्स द वेलबींग ऑफ अदर्स। जो खुद को कंट्रोल करना चाहता है या जानता है वही तो दूसरों को कंट्रोल कर पाएगा। आज की इस दुनिया में लोग खुद को कंट्रोल नहीं करना चाहते, दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं, और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये सबसे बड़ा फ्लॉ है। तो टुवर्ड्स वुड बी देयर, अगर हम इनटू का यूज करेंगे तब भी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग गलत हो जाएगा। अगर हम विद इन का यूज कर रहे हैं अगेन गलत हो रहा है। फॉरवर्ड्स कोई चांस ही नहीं है। आंसर हमारा फोर्थ पार्ट जाएगा, डी पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। और जो भी डी पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर लग रहा है, सभी का आंसर 100% करेक्ट है। आगे बढ़ जाते हैं। पेरेंट्स हु आर वेरी डैश लेटर repent गिविंग देयर चिल्ड्रन टू मच फ्रीडम। अच्छा, जो पेरेंट्स जो हैं बहुत ही ज्यादा, जैसे कुछ पेरेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं और कुछ पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा परमिसिव होते हैं, हर चीज की परमिशन आसानी से बच्चे को दे देते हैं। तो जो यहाँ पे फ्रीडम देने की बात हो रही है तो परमिसिव होंगे, सीधी सी बात है पेरेंट्स, ठीक है। तो जो पेरेंट्स बहुत ज्यादा परमिसिव होते हैं, मतलब अपनी अनुमति या स्वीकृति देने वाले, दैट आर कॉल्ड परमिसिव। तो जो पेरेंट्स बहुत ज्यादा परमिसिव होते हैं वो बाद में पछताते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा फ्रीडम भी बच्चों को बिगाड़ देता है। कुछ ऐसी बात हो रही है। अब स्ट्रिक्ट तो कहीं ना कहीं कठोर की ही बात कर रहा है। ओवर बियरिंग बहुत ही अच्छा वर्ड है। ओवर बियरिंग का मतलब होता है, आंसर आपका क्या जाएगा, डी पार्ट जाएगा, आंसर डी पार्ट जाएगा। ओवर बियरिंग का मतलब होता है मनमानी करने वाला। मनमानी करने वाला, ओवर बियरिंग। तो आंसर आपका क्या जाएगा, डी पार्ट, स्वीकृति देने वाले या स्वीकृति देना, कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं, अनुमति देने वाले, कुछ ऐसा। डी पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। चल, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है एन। अब देखिए, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। बेसिकली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। और आपको गिवन स्ट्रक्चर का, गिवन स्टेटमेंट के लिए एक वर्ड देना है। एंड इमेजिन्ड सोसाइटी वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड एवरीवन इज हैप्पी। मतलब कि एक ऐसी सोसाइटी या एक ऐसा समाज, एक ऐसे राज्य की भी बात कर सकते हैं, जैसे प्लेटो ने इस तरह के राज्य की बात की थी जहाँ की जो सोसाइटी है वो बिल्कुल परफेक्ट है, हर इंसान परफेक्ट है, कुछ ऐसा। तो अब यहां से अगर हम देखें तो रिस्पॉन्सिबल, हाइपोक्रेट, यूटोपिया और एवेंजलिस्ट। सबसे पहले इसका जो आंसर जाने वाला है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, जो आपका आंसर जाने वाला है यूटोपिया। यूटोपिया का मतलब होता है आदर्श समाज या राज्य, आदर्श समाज या राज्य, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल तो कॉमन वर्ड हो गया हमारा। अगर हम अदर वर्ड्स की बात करें, हाइपोक्रेट, जैसे बहुत ही प्यारा वर्ड एक आपको दिया हुआ है, हाइपोक्रेट। हाइपोक्रेट का मतलब होता है पाखंडी, पाखंडी, हाइपोक्रेट।
और एवेंजलिस्ट को अगर हम रिलेट करें तो इसका मतलब हो गया ईसाई प्रचारक। एवेंजलिस्ट को अगर हम रिलेट करें तो इसका मतलब हो गया ईसाई प्रचारक। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है यहां से, आपका जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है दैट वुड बी यूटोपिया। सी पार्ट, थर्ड पार्ट वुड बी दी 100% करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 89। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। अब आपको अगेन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ही क्वेश्चन मिल रहा है। आपको एक वर्ड देना है एक स्टेटमेंट के लिए, इनकैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, मतलब जो दोष रहित है, जो कभी कोई गलती नहीं करता, इनकैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। ऐसे पर्सन को एक वर्ड में अगर हम बोलें दैट इज इनफॉलिबल। इनफॉलिबल का मतलब होता है दोष रहित, दोष रहित मतलब जो कभी कोई गलती नहीं करता, दैट इज कॉल्ड इनफॉलिबल। अब अगर मैं बात करूं इनएलिजिबल मतलब जो अयोग्य है, एलिजिबल नहीं है। नेग्लिजिबल मतलब ना के बराबर हो गया। इनएविटेबल, इनएविटेबल का मतलब होता है अवश्यंभी, मतलब जिसे टाला नहीं जा सकता, दैट इज कॉल्ड इनएविटेबल। आंसर हमारा जाएगा डी पार्ट। फोर्थ पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अच्छा, अगर मैं बात करूं यहां पे आपको क्या बताना है, इनकरेक्टली मतलब जिसकी स्पेलिंग रॉन्ग है वो वर्ड बताना है। वैसे हम पूरा पोस्टमार्टम करेंगे इसका, जो इनकरेक्ट वर्ड है उसको और उसकी मीनिंग को भी जानेंगे और अदर वर्ड्स को भी जानेंगे। जो भी नया वर्ड मिले लिख लेना उसे, ठीक है। सो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे देखूं स्पेलिंग किस वर्ड की रॉन्ग है तो वो है प्रिविलेज। प्रिविलेज का स्पेलिंग आपका रॉन्ग है, इट शुड बी प्रिविलेज। प्रिविलेज मीन्स होता है विशेषाधिकार, विशेष प्रकार के जो अधिकार हैं वो हो गया प्रिविलेज। अब एलिगेटर तो कॉमन वर्ड हो गया। एलिगेटर का यूज अगर हम देखें तो हम कहीं ना कहीं घड़ियाल के लिए भी करते हैं, घड़ियाल, घड़ियाल, मगरमच्छ के लिए भी करते हैं, एलिगेटर, ठीक है। एलिमोनी, एलिमोनी को अगर हम रिलेट करें तो एलिमोनी मीन्स होता है गुजारा भत्ता, गुजारा भत्ता, एलिमोनी। जुडिशियस, जुडिशियस का मतलब होता है विवेकपूर्ण, दिस इज कॉल्ड जुडिशियस, विवेकपूर्ण। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है दैट वुड बी व्हाट, फर्स्ट पार्ट। प्रिविलेज का स्पेलिंग रॉन्ग था, विशेषाधिकार से इसे आप रिलेट कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है, चेंजेबल। देखो सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखें तो चेंजेबल वर्ड का ही स्पेलिंग आपको रॉन्ग मिल जाएगा। इट शुड बी चेंजेबल, जो बदलता है, बदलने योग्य, कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं, कॉमन वर्ड है। बाकी मिली अगर मैं इसको रिलेट करूं, वैसे ये माइलेज से रिलेट कर रहा है वर्ड, सॉरी माइलेज, माइलेज जैसे नहीं, गाड़ी का माइलेज कितना है, कितना माइलेज देती है गाड़ी। तो माइलेज को अगर हम रिलेट करें, ध्यान से समझिएगा, लाभ से रिलेट कर सकते हैं, मील दूरी जो है उससे रिलेट कर सकते हैं। प्रैक्टिस और अरेंजमेंट तो
कॉमन वर्ड्स हो गए, किसी चीज को व्यवस्थित करना, अरेंज करना, कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। स्पिरिचुअल, अब स्पिरिचुअल है यहाँ पे, देखिए एक वर्ड होता है स्पिरिचुअल, वो होता है आध्यात्मिक। यहाँ पे SPI लगा हुआ है, SPIRITUAL, तो यहाँ पे स्पिरिचुअल नहीं है, स्पिरिचुअल है, SP के बाद I लगा हुआ है, ठीक है। अब इसका मतलब होता है धार्मिक, स्पिरिचुअल का मतलब होता है धार्मिक, धार्मिक गीत से रिलेट कर सकते हैं स्पिरिचुअल को, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूं इससे रिलेटेड जो वर्ड्स हैं, ज्यादातर लोग यहाँ पे फिजिकल पिक कर देंगे, आध्यात्मिक से रिलेट कर देंगे क्योंकि इसको, लेकिन इसका अपोजिट वर्ड होगा घोस्टली, ठीक है। राइटियर्स को हम नेक ईमानदार से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। फिजिकल पियर्स मीन्स पवित्र हो गया, अपोजिट वर्ड चाहिए हमें, इसलिए घोस्टली जाएगा इसका, ठीक है। और घोस्टली को अगर हम रिलेट करें तो घोस्टली को कहीं ना कहीं हम रिलेट कर सकते हैं किससे, प्रेत रूपी से। धार्मिक का अपोजिट क्या हो गया, प्रेत रूपी, ठीक है। टेस्टिमोनी, टेस्टिमनी का बेसिक मीनिंग होता है गवाही या प्रमाण, गवाही या प्रमाण से आप इसे रिलेट कर सकते हैं टेस्टिमनी को। और अगर मुझे अपोजिट चाहिए तो वो हो गया डिसप्रूफ, अगर मुझे इसका अपोजिट चाहिए तो वो क्या हो गया, डिसप्रूफ हो गया। डिसप्रूफ मीन्स कहीं ना कहीं खंडन ही हो गया, खंडन से रिलेट कर सकते हैं। अब विटनेस गवाह हो गया, प्रूवर, डिफिकल्टी का तो कोई चांस ही नहीं है, आंसर आपका डी पार्ट जाएगा, डी पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं आइडलनेस। देखो आइडलनेस को अगर हम रिलेट करें तो इसका मतलब होता है आलस, आइडलनेस को अगर हम रिलेट करें तो इसका मतलब होता है आलस, सीधे सीधे आलस से रिलेट कर सकते हैं। तो आइडलनेस का सैनोनिम पूछा जा रहा है अब यहाँ पे, लेथार्जी हो जाएगा सीधे सीधे, एनर्जी, इंडस्ट्री, चीयरफुलनेस, ये सब गलत हो जाएगा, आंसर आपका थर्ड पार्ट जाने वाला है। लेथार्जी मीन्स भी कहीं ना कहीं आलस ही हुआ। चलिए रिप्रोच, अच्छा अगर मैं रिप्रोच वर्ड की बात करूं, रिप्रोच का मतलब होता है किसी को डांटना, किसी को डांटना, फटकारना, धिक्कारना, कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं रिप्रोच को। और डांटना या धिक्कारने से ही आपका बिरेट भी रिलेट करता है। अब इंडल्ज का मतलब होता है लिप्त होना, समाहित होना, कुछ ऐसे आप इंडल्ज को रिलेट करते हैं, तो इंडल्ज तो होगा नहीं। सुपरवाइज करना भी कॉमन वर्ड ही है आपका, ट्रेन तैयार करना, कोई चांस नहीं। आंसर आपका जाने वाला है क्या, फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। Recently, I visited an orphanage for differently abled dash in Delhi. अच्छा मैं अभी रिसेंटली क्या हुआ, यहाँ पे ये राइटर बोल रहा है कि मैं रिसेंटली विजिट किया क्या, एक ऑर्फेनेज में, अनाथालय में, ठीक है। जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे थे, जो विकलांग बच्चे थे, उनके अनाथालय में मैं गया रिसेंटली, कुछ ऐसी बात की जा रही है। So I recently visited an orphanage for differently abled children. फर्स्ट में तो चिल्ड्रन आ जाएगा, अब चाइल्ड्स, चिल्ड्रंस, चाइल्ड ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इन दिल्ली द कॉशियस स्टाफ, कॉशियस मतलब विनीत, शालीन, कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं इसको। द कॉशियस स्टाफ डैश मी फील एट होम, मेड, मेक, मेक्स और वॉज मेड। 97 के लिए आंसर हमारा जाएगा मेड। द कॉशियस स्टाफ मेड मी, पास्ट की बात हो रही है, पास्ट की स्टोरी है, मेड मी एट होम मीन्स मेड मी कंफर्टेबल एंड अलाउड मी टू इंटरेक्ट, अलाउड मी टू इंटरेक्ट
फ्रीली, सीधे सीधे फ्रीली को रिलेट कर सकते हैं, इंटरेक्ट फ्रीली विद द चिल्ड्रन। आई वॉज टोल्ड बिफोर हैंड दैट आई कुड कैरी फूड। बिफोर हैंड का मतलब पहले से है, ठीक है, तो पहले से ही मुझे बोला गया था कि मैं ले जा सकता हूँ फूड पैकेट्स और आइटम्स ऑफ डेली यूज लाइक स्टेशनरी, ब्लैंकेट्स एंड क्लोथ्स दैट द चिल्ड्रन हु वर इन द एज ग्रुप ऑफ 5 to 13। अब यहां पे अगर मैं टी वाले पार्ट को देखूं, ठीक है, इससे पहले एस वाला पार्ट, फॉर द चिल्ड्रन, फॉर द चिल्ड्रन, फॉर से ही रिलेट कर सकते हैं, विद बाय ऑफ तो गलत हो जाएगा ना। फॉर द चिल्ड्रन हु वर इन एज ग्रुप ऑफ 5 to 13, द चिल्ड्रन वर अ cheerful lot, the smiles on dash faces reflecting the joy within on receiving gifts। अब देयर का ही यूज करेंगे, देयर फेसेस, चिल्ड्रन की बात हो रही है, प्लूरल यूनिट है, तो कॉमन सा पैसेज था, आसानी से हमने रिलेट किया और आई होप सभी ने इसको बिल्कुल करेक्टली किया होगा। आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में कुछ और मजेदार से कॉन्सेप्ट्स और पॉइंट्स के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.